गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज देखेंगे 2021 का द हिंदू। शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज क्या है? असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए हैं। कहाँ पर? मणिपुर में। हमारे लिए यहाँ 2 चीज जानना आवश्यक है। असम राइफल्स ये क्या है? ये हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 में। पर्पस क्या था? वहाँ जो असम में चाय के बागान थे उनकी सेफ्टी और चाय, वहाँ पर जो घर थे, सेटलमेंट्स थे, आवास थे, उनकी सुरक्षा के लिए इनका गठन किया गया था। बाद में इनके कई नाम बदले गए और अभी जो असम राइफल्स है 1917 में इनका नाम दिया गया था। और असम राइफल्स का योगदान अगर देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर सेकंड वर्ल्ड वार में हर जगह योगदान इनका सुप्रीम रहा, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकंड। और अभी यहाँ पर जो घटना घटी है ये तैनात है कहाँ पर? मणिपुर में। आपको पता होगा मणिपुर में क्या है? जनजातीय हिंसा हो रही है, एथनिक क्लैश है, जनजातीय संघर्ष है। रोज न्यूज में रहता है, 2-3 साल से चल रहा है। 2 समुदाय कौन से हैं? मैती समुदाय और कुकी और जो समुदाय। इन दोनों ही समुदायों के बीच में संघर्ष है। ये वहाँ का बहुसंख्यक समुदाय है और ये अल्पसंख्यक है, कुकी। तो इन दोनों के बीच 1-2 साल से संघर्ष चल रहा है और संघर्ष इतना बढ़ गया कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्या नाम था? एन बीरेन सिंह। और इस्तीफे के बाद क्या हुआ? वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो अभी राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा हुआ है, इसका विस्तार दिया गया है 6 माह का। आपको पता होगा राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। कौन लगाता है? बाई राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है। और इसके बाद हर 6 माह के लिए एक्सटेंशन मिलता है। तो 6 माह का विस्तार इनको अभी दिया गया है पिछले महीने। किस चीज का? राष्ट्रपति शासन का विस्तार दिया गया है। और ये विस्तार कौन देता है? संसद देती है, प्रस्ताव पारित करके। प्रस्ताव जब पारित होगा तो बहुमत से पारित किया जाएगा, साधारण बहुमत से जो होता है उससे प्रस्ताव को पारित किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन वहां अभी लागू है। वहीं पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए असम राइफल्स तैनात है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। तो ये सामान्य स्टोरी हमारी, जो जानकारी है वो हमें होनी चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट न्यूज क्या है? सुप्रीम कोर्ट बानू मुश्ताक का एक मामला है। बानू मुश्ताक, ये क्या मामला है? बानू मुश्ताक मामला, ये मामला क्या है? बानू मुश्ताक के बारे में आप लोग जानते होंगे। इनको अवार्ड मिला है, मान बुकर पुरस्कार मिला है अभी। मिला इनको अभी। ये पहली कन्नड़ महिला है या लेखिका है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। ये एडवोकेट भी रही हैं और महिला अधिकारों के लिए काम करती हैं। किसके लिए काम करती हैं? वुमेन राइट्स के लिए। तो इनको इनकी पुस्तक के लिए ये मान बुकर पुरस्कार मिला। अभी मामला क्या है? मामला ये है कि ये मामला है बेंगलोर का, बेंगलुरु। तो वहां पर क्या हो रहा है? कर्नाटक में, कर्नाटक स्टेट का मामला है, तो कर्नाटक ही लिखते हैं। कर्नाटक में एक मंदिर है, चामुंडेश्वरी मंदिर, चामुंडेश्वरी मंदिर। यहाँ पर दशहरा के फेस्टिवल में स्पेलिंग दशहरा लिखी हुई है, आप लोग हो सकता है देख लीजिएगा क्या है स्पेलिंग। मुझे लग रहा है ये स्पेलिंग है। दशहरा के फेस्टिवल के लिए इनको गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। किसको? बानू मुश्ताक को। यहाँ पर किसने बुलाया है? कर्नाटक राज्य ने बुलाया है।
कर्नाटक सरकार ने एज ए गेस्ट। और ये वहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो फीता काटा जाता है, एक हिस्सा फीता काटने का है, दूसरा हिस्सा है कटेंगे वहाँ पर पूजा करेंगे। कहाँ? मंदिर में। ये 2 इवेंट्स हैं। इसको लेकर के बानो मुश्ताक वहाँ पूजा करेंगे, क्योंकि बानो मुश्ताक क्या हैं? मुस्लिम महिला हैं। मुस्लिम महिला हैं और हिंदू मंदिर में पूजा करेंगी। इसी को लेकर एक केस दाखिल हुआ या रिट पिटीशन दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब दाखिल हुई, किस बात को लेकर, रीजन क्या था, ग्राउंड क्या था इनका, आधार ये था कि एक मुस्लिम व्यक्ति या एक मुस्लिम महिला हिंदू मंदिर में पूजा नहीं कर सकती। पूजा नहीं कर सकती। इसके लिए कहा था, सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे, सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे कि वो मुस्लिम महिला जो भी बानो मुश्ताक हैं वो हिंदू मंदिर में पूजा नहीं कर पाएंगी। ये आदेश के लिए आए थे कोर्ट में। और इनका स्टेटमेंट कहना क्या था, आपको पता है, अनुच्छेद जो 25 और 26 है हमारा, वो इसी से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 25-26 में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी है धार्मिक मामलों में सबको क्या है, स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है। तो यहाँ जो उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 25 का उल्लंघन माना जा रहा है कि ये हिंदू धर्म में कोई अन्य धर्म की महिला या व्यक्ति उसमें पूजा नहीं कर सकता। ठीक है, ये इनका कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2 काम किए यहाँ पर। एक तो इनका केस क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, मतलब केस इनकी जो डिमांड थी वो मानी नहीं। और किस ग्राउंड पर, उन्होंने आधार बताया क्यों उनकी जो मांग थी वो जायज नहीं थी। जायज नहीं थी मतलब क्या हुआ, सुप्रीम संविधान के अनुसार जायज नहीं थी। संविधान के अनुसार उनकी मांग उचित नहीं थी, इसलिए उनकी जो पिटीशन थी वो खारिज कर दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्या आपने प्रस्तावना पढ़ा है? प्रस्तावना पढ़ी है? प्रस्तावना में कुछ बातें लिखी हुई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्वेश्चन किया था। क्या लिखा है उसमें? प्रस्तावना में कुछ मूल्य लिखे हुए हैं, जैसे एक है उसमें पंथ निरपेक्ष, कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, राज्य है। और क्या है उसमें? उसमें बंधुता की बात की गई है, उसमें न्याय की बात है, समता की बात है और स्वतंत्रता की बातें हैं। यहाँ पर मुख्य केंद्र में पंथ निरपेक्ष है और स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता किसकी है? विचार की। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है प्रस्तावना में। एक तो विचार की, अभिव्यक्ति की, दूसरा विश्वास की स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति, विश्वास की, उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो पंथ निरपेक्ष क्या होता है? इसका मतलब ये है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा या नहीं होता है। और इस चीज की स्वतंत्रता मिली हुई है, विचारों की, धर्म की। यहाँ धर्म केंद्र में है, उपासना केंद्र में है, विश्वास केंद्र में है। यहाँ राज्य का मतलब क्या है? केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र हो या राज्य हो या लोकल बॉडी हो,
लोकल बॉडी मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या अर्बन लोकल बॉडी, शहरी निकाय, कोई भी हो। इन सब का कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि सभी लोग, सभी संस्थाएं समान रूप से सबको देखेंगी, सबको ट्रीट करेंगी। देखेंगी का मतलब ट्रीट करना, व्यवहार करना। अब इसको समझिए। अब ये है तो राज्य वहां कौन है? कर्नाटक है, क्योंकि प्रोग्राम कौन कर रहा है? कर्नाटक सरकार कर रही है, तो कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया। कर्नाटक राज्य ने कोई, अब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बानू मुश्ताक हो या पंकज अली हो या कोई भी हो, तो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? किसी भी धर्म का व्यक्ति उसमें भाग ले सकता है। उसमें मतलब प्रोग्राम में कोई भी हो रहा हो, क्योंकि प्राइवेट फंक्शन नहीं है, उसमें भाग ले सकता है। इसका मत इसलिए उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी और बानू मुश्ताक को जो भी प्रोग्राम राज्य कर रहा है वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात यहाँ न्यूज में क्या आई जो हमें याद रखनी चाहिए, पंथ निरपेक्ष या सेकुलरिज्म। पंथ निरपेक्ष क्या है? यह आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। आधारभूत ढांचा का सिद्धांत जो है में शामिल है, या आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में शामिल है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। एक जजमेंट कौन सा है? एक तो केशवानंद भारती में ही कहा है। इस केशवानंद भारती का जजमेंट है 1973 का। इस जजमेंट की खास बात क्या है? सबसे बड़ी बेंच बैठी थी इसमें, अब तक सबसे बड़ी पीठ इसी मामले में बैठी थी। ये क्वेश्चन कहीं कहीं पूछा जाता है। 13 जज बैठे थे और उसमें सुप्रीम कोर्ट में कुल 13 जज ही थे, और इसी केशवानंद में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी दिया था। आधारभूत ढांचा का सिद्धांत का प्रतिपादन इसी में किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसके अंतर्गत पंथ निरपेक्षता को रखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि पंथ निरपेक्षता जो गुण है वो आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, मतलब इसको कोई छीन नहीं सकता है। एक तो इसमें ही कहा था, दूसरा भी एक एसआर बोम्मई जजमेंट है। ये जजमेंट आप दोनों याद रखेंगे, बहुत काम का है। ये बहुत ही कई जगहों पर रेफरेंस में आता है, इसलिए दोनों याद रखेंगे। इसमें भी पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया था। ये 1994 का है। ये एसआर बोम्मई जी चीफ मिनिस्टर थे, उसको लेकर मामला आया था। तो ये हमने काफी इसमें चर्चा कर दी, क्यों किया गया क्यों नहीं किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? जुबिन गर्ग की असामयिक मृत्यु हो गई है। मृत्यु जो हुई है वो रहस्यमय तरीके से हो गई है। तो ये कौन है, इनके बारे में हमें पता हो। ये हैं, सिंगर हैं। कहाँ के? असम से हैं। असम के प्रसिद्ध सिंगर हैं, और ये गए थे एक समिट में। नॉर्थ ईस्ट की समिट हो रही थी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। कहाँ? सिंगापुर में। उसी में इनको बुलाया गया था गाने के लिए। वहीं पर ये नहान रहे थे या स्विमिंग पूल में थे, उसी में इनकी मृत्यु हो गई है। तो इसीलिए वहाँ जो हमारी असम सरकार है, इसकी जांच करवा रही है। जांच का आदेश दिया गया है, क्योंकि कई सारे एफआईआर दर्ज हुए हैं इसमें।
नेक्स्ट क्या है, अब हम चलते हैं 21 तारीख में ट्रंप द्वारा $1,00,000 की फीस की गई है H-1B वीजा के लिए। अब यहाँ पर पहले हमें 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहले तो आप वीजा समझ लीजिए क्या होता है। वीजा क्या होता है, या अनुमति पत्र होता है। अनुमति पत्र होता है या एक दस्तावेज होता है। वीजा एक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को संबंधित देश में जाने की अनुमति प्रदान करता है, संबंधित देश में आने की अनुमति देता है। आपको पता होगा, एक पासपोर्ट भी सुना होगा। तो पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट उस व्यक्ति की नागरिकता का प्रमाण होता है, व्यक्ति की नागरिकता का प्रमाण होता है। और यह संबंधित जिस देश का वह निवासी है, जिस देश का नागरिक है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और इससे उस व्यक्ति को विदेश जाने की अनुमति मिलती है। मतलब अगर कोई विदेश जाना चाहता है तो पासपोर्ट चाहिए, नहीं तो आप विदेश नहीं जा सकते। विदेश जाने की अनुमति मिलती है। मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पर एक तरफ भारत है और एक तरफ है अमेरिका। अब एक है मिस्टर एक्स, इनको जाना है अमेरिका इस तरफ। तो इनके पास एक डॉक्यूमेंट तो ये चाहिए कि भारत का पासपोर्ट हो, क्योंकि ये भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, तो इनके पास भारत का पासपोर्ट होना चाहिए। ये भारत सरकार बना के देगी इनको। इस पासपोर्ट में इनकी सभी जानकारियां होंगी। सभी जानकारी को मतलब इनका नाम, पता, फादर नेम, जेंडर, डीओबी, इतनी चीजें तो होती ही हैं। ये सारी जानकारी इसमें होगी। इससे इनको ये मिल जाएगा कि विदेश जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। पासपोर्ट इनके पास है तो विदेश जा सकते हैं। भारत सरकार ने अनुमति दे दी है कि आप जा सकते हैं विदेश। लेकिन विदेश में कहाँ जाओगे? अभी कहते हैं अमेरिका जाना चाहते हैं, हो सकता है कहीं हम कनाडा जाना चाहते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन किसी भी देश, चाहे अमेरिका जाना हो चाहे कनाडा जाना हो, इन देशों से वीजा लेना होगा इनको। अमेरिका जाना है तो अमेरिका का वीजा ले लें, कनाडा जाना है तो कनाडा का वीजा लें। अब वीजा कहाँ से लेंगे? अमेरिका की एम्बेसी होती है भारत में, जैसे कोई भी देश है, तो जैसे अमेरिका है यहाँ पर, तो इसकी एम्बेसी होगी भारत में। ठीक है, ये मान लीजिए यूएस एम्बेसी है। तो अब ये भाई साहब क्या करेंगे? अमेरिका जाना है, यहाँ जाएंगे, एम्बेसी, अपना पासपोर्ट दिखाएंगे, भैया हमारे पास पासपोर्ट है, अब हमको वीजा दे दीजिए। तो ये एक दस्तावेज जारी कर देंगे या उसे पासपोर्ट पर लिख देंगे अनुमति पत्र। जब इनसे डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसे कि वीजा कहा जाएगा, तब ये डॉक्यूमेंट लेके अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं। अब इन यहाँ पर आने के बाद इनके पास 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वीजा प्लस भारत का पासपोर्ट, तब जाके यहाँ पर आ पाएंगे। ये है पूरी स्टोरी इसकी। अब देखिए, जब आप वीजा लेते हैं तो उसकी फी भी देनी पड़ती है।
इसी फी को इन्होंने बढ़ा दिया है। ये है वीजा का एक प्रकार H1B, इसको हम यहाँ चर्चा करते हैं। H1B वीजा, वीजा का एक प्रकार है H1B। क्यों? क्योंकि ये वीजा उनको दिया जाता है जो अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं। यूएसए में काम करने के लिए जो जाते हैं, काम करने के लिए जाने वालों को मिलता है। कौन सा वीजा? H1B वीजा। लेकिन इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो बिजनेस प्रोफेशनल होते हैं, बिजनेस प्रोफेशनल मतलब जो बिजनेस करते हैं, मतलब बिजनेस करते से तात्पर्य ये नहीं है कि जो बिजनेस करता है, यहाँ पे क्लियर कट ये है जिनके पास उच्च स्किल होती है, स्किल को क्या बोलते हैं? कौशल। जिनके पास उच्च कौशल होता है, हाई स्किल होती है। मतलब ये वाला जो वीजा है, हाई स्किल्ड लेबर को जारी किया जाता है, हाईली स्किल्ड, हाईली स्किल्ड लेबर। ये कौन लोग होते हैं? जैसे जो सॉफ्टवेयर कंपनी के काम करते हैं कुछ वर्ग में, जो पीएचडी कर रहे हैं, मतलब पीएचडी कर रहे हैं तो स्टूडेंट हो जाओ, जैसे कि आप वहाँ पर डॉक्टर के लिए गए हुए हैं, ठीक है, इंजीनियर है, तो जो हाई स्किल्ड वाले हैं उनको दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। अब ये वीजा मिलेगा तो वहाँ जाके काम करते हैं। भारत के लोग हैं, कम दाम पर काम करते हैं, कम दाम मतलब कम वेतन पर काम करते हैं। किसकी तुलना में? अमेरिकन की तुलना में। यूएसए नहीं लिखते हैं, अमेरिकन लिखते हैं। अमेरिकन मतलब जो अमेरिकी व्यक्ति हैं, अमेरिकन की तुलना में कम वेतन पर काम करते हैं, तो कंपनियों को लाभ होता है इससे, इसलिए कंपनियां इन लोगों को हायर करती हैं, भारतीयों को। अब यहाँ एक और बात है, H1B वीजा का जितना एक साल में जारी करते हैं उसका 72% वीजा, कुल संख्या अगर 100 लोगों को जारी किया गया तो 72% जो है, 72 लोगों को जो वीजा मिला वो भारतीय है। और स्पष्ट करते हैं, 100 लोगों को अगर वीजा जारी किया गया तो उसमें 72 वीजा भारतीयों को जारी किए गए, ठीक है। तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा इससे? भारत के लोग, भारतीय प्रवासी या भारतीय जो कामगार हैं, जो स्किल्ड कामगार हैं, काम करने वाले। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इसकी फीस कर दी है, फीस थी कितनी? 2000 से लेकर $5000 तक फीस थी अभी तक। अब इसको अचानक इन्होंने बढ़ा दिया, पूरा 1 लाख कर दिया, कई गुना बढ़ा दिया है। अब इससे क्या होगा कि जो कंपनी होती हैं उनकी कास्ट बढ़ जाएगी, और जब कंपनी की लागत बढ़ जाएगी तो इससे भारतीयों को हायर नहीं करेंगी, भारतीयों को हायर नहीं करेंगी। इससे भारतीयों की नौकरी खतरे में, भारतीयों को नौकरी नहीं मिलेगी वहां पर। ये है पूरा इनका इम्पैक्ट जो इन्होंने किया है। एक और काम क्या किया इन्होंने, तुरंत लागू कर दिया, इफेक्ट कल से ही लागू कर दिया, मतलब 24 घंटे का समय दिया है भारतीयों को वापस जाने के लिए। कारण क्या बताया है इन्होंने, ऐसा जो किया है, ये कारण है क्यों ऐसा किया इन्होंने। कारण, ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, ट्रंप द्वारा ऐसा करने का कारण क्या बताया गया है कि भारतीय कम वेतन पर काम करते हैं। ये इनको समस्या है इस चीज से। अभी तो समस्या नहीं है, कम वेतन पर काम करते ठीक है चलो, लेकिन इसकी वजह से जो अमेरिकी व्यक्ति हैं,
जो अमेरिकी लोग हैं, अमेरिकी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, रोजगार नहीं मिल पाता है, क्योंकि रोजगार, चूंकि कम वेतन पर लोग काम करने के लिए तैयार हैं भारत के, और ये पैसा मांगते हैं ज्यादा अमेरिका वाले, तो कम वेतन में जो काम करेगा उसको उसको नौकरी मिल जाती है, इनको नहीं मिलती, तो रोजगार नहीं मिल पाता है इनको, ये इनको समस्या है अमेरिकन्स को। तो ये हो गया कारण। तो समस्या है, रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, उनका ये मानना है, इसलिए ये इशू बना हुआ है। ठीक है, इस पर भारतीयों को लेकर भी कुछ स्टेटमेंट आएगा धीरे से, तो पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं है। नेक्स्ट है एक एएमई बीमारी चल रही है। ये क्या है? अमीबिक, एम फॉर मेनिंजो इनसेफेलाइटिस, अमीबिक मेनिंजो इंसेफेलाइटिस, ए फॉर अमीबिक, एम फॉर मेनिंजो, ई फॉर इंसेफेलाइटिस। ठीक है, अमीबा से होने वाली बीमारी, मेनिंजो इंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन से संबंधित बीमारी है, मस्तिष्क से। कहा जाता है कि इसमें जो वैरायटी होती है वो कुछ होती हैं जो दिमाग को जो है खाती हैं, अमीबा की। तो ये अमीबा से होने वाली बीमारी है। इसके लक्षण कहाँ पर, इसके जो केस देखे गए हैं, केरल में देखे गए हैं। नेक्स्ट क्या है? एक फेंटानिल करके न्यूज में है, क्या है? फेंटानिल के बारे में पहले जानते हैं, है क्या ये, न्यूज में क्यों है? ये ओपियोइड, ओपियोइड है, जैसे कि आपका अफीम होता है, कोकीन होता है, वैसे ही ओपियोइड है। ठीक है, होता क्या है इससे, ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से निर्मित रसायन है। अफीम और कोकीन ये जानते हैं प्लांट से बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से मतलब लैब में बनाया जाता है। लैब का मतलब प्रयोगशाला, आप जानते ही हैं, केमिस्ट्री लैब जो होती है वहाँ। और इसका जो उपभोग होता है, कंजप्शन, दो तरीके से किया जाता है। एक तो होगा कानूनी तरीका। कानूनी तरीका इस्तेमाल क्या होता है, जिनको बहुत अधिक दर्द होता है, बहुत अधिक दर्द से राहत देने के लिए इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। और एक होता है गैर कानूनी। गैर कानूनी कैसे? अवैध रूप से कोकीन जैसे इस्तेमाल किया जाता है इसको। अवैध रूप से होता क्या है कि जब इसका ओवरडोज हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये अमेरिका में बड़ा कारण है। इस वजह से अमेरिका ने एक सूची जारी की है, लिस्ट, जिसको मेजर लिस्ट कहा जा रहा है। उसमें इन देशों के नाम हैं, कितने? भारत के जो पड़ोसी देश हैं, एक तो अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरे हम खुद हैं, चौथा हमारा पड़ोसी चीन। इनके नाम उसमें शामिल किए गए हैं। क्यों? इन देशों में क्या कहा गया कि ये जो देश हैं, इंडिया और चाइना, इन दोनों ही देशों के द्वारा जो
फेंटानिल है उसके प्रिकर्सर जो होते हैं, प्रिकर्सर का मतलब होता है फेंटानिल बनाने के लिए जरूरी रसायन या पदार्थ। फेंटानिल बनाने के लिए जरूरी जो रसायन या पदार्थ होते हैं उनको प्रिकर्सर बोलते हैं, कि ये पदार्थ मिल जाए तो उससे फेंटानिल बन जाएगा। तो इनका उत्पादन होता है इन क्षेत्रों में, उत्पादन, परिवहन, व्यापार, और यहाँ से इन दोनों ही देशों से क्या होता है कि जाता है कहाँ, मैक्सिको, और मैक्सिको में इसको इन पदार्थों का इस्तेमाल करके, मान लीजिए दो पदार्थ हैं A+B, इनका इस्तेमाल करके बनाया जाता है फेंटानिल। और ये फेंटानिल जो बन गया, क्या करते हैं, मैक्सिको के बॉर्डर से या मैक्सिको की सीमा से अमेरिका में प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करेगा, ड्रग का पूरा कार्टेल होता है, संगठन होता है पूरा, अब जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसका कार्टेल होता है, उसके माध्यम से प्रवेश करता है। यहाँ जब मैक्सिको में ये फैंटानिल जो बनता है मैक्सिको में बनता है, इसकी गोलियां वहां बना ली जाती हैं और गोलियां पैक करके विभिन्न तरीकों से एक कार्टेल बना हुआ संगठन जिसके माध्यम से अमेरिका में प्रवेश करता है और अमेरिका में कंज्यूम होता है, जिससे लोगों की डेथ होती है। इसलिए ये सूची अमेरिका ने जारी की है ताकि सतर्कता बरती जा सके। यहाँ पर फेंटानिल बनाने में एक चीज जो हमें और ध्यान देनी है वो ये है, बहुत कम मात्रा में प्रिकर्सर हों तो उससे भी उससे काफी ज्यादा मात्रा में बनता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्रिकर्सर कम हो, प्रिकर्सर कोई पदार्थ नहीं, उन पदार्थों को कह रहा हूँ जो A+B है, ऊपर लिखा है मैंने, मतलब इनकी कम मात्रा से फेंटानिल FENTANYL ज्यादा मात्रा बनती है, मतलब इनकी जरूरत ही बहुत कम मात्रा में होती है, मतलब प्रिकर्सर की जरूरत बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब कम मात्रा में ही मिल जाए तो उससे फेंटानिल बन जाता है, ये एक प्रॉब्लम है, कम मात्रा से ही बहुत ज्यादा मात्रा में फेंटानिल बन जाता है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि जो इसके प्रिकर्सर्स हैं, XYZ जो भी हों, इनका उपयोग एक तो इंडस्ट्रियल यूज होता है, मतलब उद्योगों में इस्तेमाल होता है एक, और दूसरा फार्मा सेक्टर में भी यूज होता है दवा बनाने में, तो इनका व्यापार होता ही है, लेकिन इनका क्या होता है, डाइवर्ट कर देते हैं, मतलब स्मगलिंग हो जाती है इनके बीच में, स्मगलिंग हो गई और इनका चला गया अवैध वाले में, और ये स्मगलिंग रोक पाना बहुत बड़ी समस्या है एक, क्यों व्यापार तो हो ही रहा है। अभी हाल ही में क्या हुआ, भारत के 2-3 व्यवसायी पकड़े गए हैं अमेरिका में, इसी अवैध व्यापार में, ये कंपनी थी, बेच रहे थे ऐसे ही। तो ये पूरा हो गया इसका